नमस्कार सभी दोस्तों को पॉलिटी बाय सुभाष जोड़ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो हम जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल का बनाने का उद्देश्य कि जितने भी विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनकी सहायता हो सके और हम बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको प्रतिदिन 2 क्लासें उपलब्ध करवाएंगे। एक हमारी जो सीरीज शुरू की हमने वो ऑपरेशन राजव्यवस्था के नाम से, जिसमें प्रतिदिन राजव्यवस्था से संबंधित प्रत्येक टॉपिक का एक प्रश्न के माध्यम से ऑपरेशन किया जाएगा। जैसे अभी हमने मुख्यमंत्रियों से स्टार्ट किए, तो मुख्यमंत्रियों से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो डेली हम एक एक प्रश्न के माध्यम से उनका ऑपरेशन करेंगे। और दूसरी हमारी टेस्ट सीरीज है वो है संविधान महाकुंभ के नाम से, जिसमें संविधान से संबंधित प्रतिदिन हम व्याख्यात्मक प्रश्नों के साथ अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा आज वो संविधान सभा रहेगा। तो आपको मैं उम्मीद दिलाता हूं कि हम प्रत्येक टॉपिक वाइज प्रश्न लेके आएंगे और उन प्रश्नों की हम इस तरीके से व्याख्या करेंगे कि आपका साथ साथ में जैसे ही वो टॉपिक पूरा होगा, उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न कंप्लीट होंगे, तो जितने प्रश्न बनेंगे वो हम प्रश्न लेके आएंगे, प्रश्नों के माध्यम से वो टॉपिक का भी आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो आज हमारा पहली क्लास है। उम्मीद है कि अभी आपको पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ भी चल रहा है और 12 साल बाद महाकुंभ आता है, और ये जो महाकुंभ है वो 144 साल बाद आया है। तो आप सभी लोग प्रयागराज में जाकर स्नान भी करें। तो अपने शुरुआत करते हैं। अपना जो टॉपिक है देख रहे हो आप, संविधान महाकुंभ सीरीज पार्ट फर्स्ट है, ये क्लास फर्स्ट है। और पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न को पहले पढ़िएगा। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा गया, भारतीय संविधान सभा। हम किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो एक तो पहला तो यह कि आप प्रश्नों को ढंग से पढ़ेंगे। विद्यार्थी ये भी गलती करते हैं ना, पेपर में जल्दबाजी के अंदर प्रश्न को ढंग से पढ़ते नहीं। तो इसमें सही पूछा गया है। सबसे पहले देखिए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। इस प्रश्न का उत्तर अभी हम फाइनल करेंगे कौन सा आंसर रहेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए संविधान सभा जो थी, संविधान सभा, देखो इस क्लास का उद्देश्य रहेगा कि साथ साथ में मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और साथ में प्रैक्टिस भी होगी, तो दोनों चीजें एक साथ होगी। संविधान सभा जो है जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया था, आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है, भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो निर्माण किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। प्रश्न आता है कि संविधान सभा का जो निर्माण है वो कौन सी योजना के द्वारा किया गया? ये प्रश्न पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से संविधान सभा का निर्माण किया गया था। यानी हमारे संविधान का जो निर्माण किया था वो संविधान सभा ने किया था, और संविधान सभा का निर्माण जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन जो है ये 24 मार्च 1946 को भारत आया था। ये डेट भी कई बार पूछा जाता है। और इस कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था वो कौन था? पैथिक लॉरेंस। अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। आपको इससे ही एक मिलता जुलता नाम और मिलता है, और वो नाम है पैट्रिक लॉरेंस जो थे, ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय
राजस्थान का एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। तो इन नामों को थोड़ा ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा में सभी भारतीय थे। सभी सदस्य जो थे, जितने भी इसमें मेंबर थे वो बात करेंगे अपन। सभी सदस्य कौन थे? भारतीय थे, मतलब इसमें एक भी अंग्रेज नहीं था। संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय था। संविधान सभा जो है वो एक बहुदलीय निकाय था। बहुदलीय निकाय था, है ना, मल्टी पार्टी बॉडी था। मतलब संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान सभा में जो मेंबर थे वो अलग अलग पार्टियों से थे, कांग्रेस से थे, मुस्लिम लीग से थे, कई पार्टियों से थे। तो ये एक बहुदलीय निकाय था। इसके अलावा संविधान सभा जो थी, संविधान सभा के जो सदस्य थे वो सदस्य दो टाइप के थे। जितने भी सदस्य थे वो बात करेंगे अपने। संविधान सभा में कुछ सदस्य निर्वाचित थे, इलेक्टेड थे, यानी कुछ ऐसे सदस्य थे जिनका चुनाव हुआ। जो निर्वाचित होंगे उसके लिए इलेक्शन होगा, उसके लिए क्या होगा? चुनाव होगा। और चुनाव के दौरान जो वोटिंग की गई थी वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा की गई। किसके द्वारा? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अर्थात जनता ने संविधान सभा के सदस्यों को वोट नहीं डाला। वोट कौन डाल रहे हैं? प्रांत मतलब राज्य, राज्यों की जो विधानसभा थी उसके सदस्यों के द्वारा, जिन्हें हम एमएलए कहते हैं। तो जनता वोटिंग नहीं कर रही है, और जिसकी जनता वोटिंग नहीं करती उसकी निर्वाचन प्रणाली की बात करें, जो सदस्य निर्वाचित हुए थे, अगर हम इसकी निर्वाचन प्रणाली की बात करें, निर्वाचन प्रणाली, तो जिसको जनता चुनाव करती है जिनका, उनकी निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष होती है, यानी डायरेक्ट जनता द्वारा चुनना। और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि किसी का चुनाव करते हैं तो उसकी निर्वाचन प्रणाली कैसी होती है? अप्रत्यक्ष होगी। कैसे होगी? अप्रत्यक्ष होगी। और जो सदस्य निर्वाचित हुए थे वो कहां से थे, ये भी प्रश्न आता है। तो वो सदस्य एक तो थे प्रांतों से। कहां से थे? प्रांतों से। इसके अलावा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जिसे आप केंद्र शासित प्रदेश कह दीजिए। और प्रांत और यूटी दोनों को अगर हम एक शब्द में बोले तो इसे कहा जाता है ब्रिटिश भारत। तो कई बार ये शब्द भी यूज किया जाता है कि ब्रिटिश भारत से संविधान सभा में जो सदस्य थे वो सदस्य कैसे थे? निर्वाचित थे। तो देखिए, संविधान सभा में कुछ सदस्य निर्वाचित थे जिनका चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया, अर्थात निर्वाचन प्रणाली अप्रत्यक्ष थी। और फिर पूछे कि निर्वाचित सदस्य कहां से थे? तो प्रांत और यूटी, जहां पर अंग्रेजों का शासन था, प्रांत और यूटी को क्या कहते हैं? अपने ब्रिटिश भारत कहते हैं। और संविधान सभा में कुछ सदस्य मनोनीत थे। कुछ सदस्य क्या थे? मनोनीत थे, जिनका चुनाव नहीं हुआ। और मनोनीत कहां से हुए? आपसे पूछे मनोनीत कहां से हुए थे? तो रियासतों से जो सदस्य थे वो क्या हुए थे? नॉमिनेट हुए थे। तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? देखिए, अब आप ही बताइएगा। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो ये बात बिल्कुल सही है भाई। वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी मतलब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जनता ने नहीं किया, ये बात सही है। अभी हमने बात की थी कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसने किया था? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव किया गया। जनता ने संविधान सभा के सदस्यों को वोटिंग नहीं की, तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये बात सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये बात गलत है। आपको पता है कि इसकी निर्वाचन प्रणाली, अभी मैंने बताया, प्रत्यक्ष नहीं थी बल्कि क्या थी? अप्रत्यक्ष थी, क्योंकि वोट जनता ने नहीं डाले, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों ने डाला। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। मैंने कहा बहुदलीय संरचना थी, तो यह भी गलत हो जाएगा। कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, बिल्कुल सही है। संविधान सभा में आपको आगे हम पढ़ेंगे, संविधान सभा के अंदर कुछ समितियां थी और कई समितियों के माध्यम से इन्होंने कार्य किया। टोटल 22 समितियां थी। तो इसका राइट आंसर जो है वो 1 और 4, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? 1 और 4 जो है वो इसका सही आंसर रहने वाला है। तो चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, पहले आप प्रश्न को पढ़िएगा, प्रश्न की भाषा जो है इसको समझिए। प्रश्न ये है कि अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते हुए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया? ये बात ये कह रहा है कि भारतीय संविधान पर
कितने सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। तो अगर हम इसका व्याख्या करें इसका, तो देखिए भारतीय जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान पर जो कुल हस्ताक्षर करता है, कुल संविधान पर जो हस्ताक्षर हुए थे, संविधान पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो 24 जनवरी 1950 को हुए थे। और इस दिन आपको पता है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, और पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। तो इस दिन कुल जो हस्ताक्षर किया था, टोटल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? 284 लोगों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर इस दिन उपस्थित थे, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया। और अगर आपसे पूछे कि कुल महिला पूछे, अगर महिलाओं की बात करें अपने कि भाई कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया, तो भारतीय संविधान पर 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। कितनी महिलाओं ने? 8। और कुल महिला कितनी थी? अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या, कुल महिलाओं की संख्या, संविधान सभा में कुल महिलाओं की अगर संख्या की बात करें तो संविधान सभा में टोटल महिलाओं की संख्या 15 थी। कितनी थी? 15। और अगर आपसे पूछे कि प्रथम बैठक जो थी, प्रथम बैठक जो थी, प्रथम बैठक में जो है वो 9 महिलाओं ने भाग लिया। 9 महिलाओं ने क्या किया था? 10 महिलाओं ने भाग लिया। 10 महिलाओं ने भाग लिया। पहली बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई। और संविधान पर हस्ताक्षरकर्ता महिला पूछे तो 8। संविधान पर हस्ताक्षरकर्ता अगर महिला पूछे तो टोटल कितनी थी? 8। ठीक है। तो भारतीय संविधान पर टोटल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, जिसमें से अगर आपसे पूछे कि संविधान पर प्रथम जो हस्ताक्षरकर्ता था वो कौन था? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? नेहरू। और भारतीय संविधान पर जो अंतिम हस्ताक्षरकर्ता थे, अंतिम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता थे। और यहां पर अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान से, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान से संविधान पर जो प्रथम हस्ताक्षरकर्ता थे राजस्थान से, उनका नाम था बलवंत सिंह मेहता। तो यहां पर आप गड़बड़ मत कर दिए, क्योंकि एक बलवंत राय मेहता भी है जिसको हम पंचायती राज में पढ़ते हैं, वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे थे, वो अलग है। ये बलवंत सिंह मेहता है। और अगर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता पूछे राजस्थान से तो वो थे मुकुट बिहारी भार्गव। कौन थे? मुकुट बिहारी भार्गव, ये अंतिम थे। तो हमने संविधान पर हस्ताक्षर से संबंधित जो है वो तमाम बातों का अध्ययन किया है। अब आप इस प्रश्न का जो आंसर दीजिएगा, तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? 284। देखिए अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया? 284। राइट आंसर क्या रहने वाला है? 284। ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपना। तो ये एक स्टेटमेंट है जिसको डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो प्रश्न है, देखो यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसे शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। फिर भी यह कैसा संविधान है? ये बात कौन कह रहा है? भीमराव अंबेडकर। किसके द्वारा कही गई थी? BR अंबेडकर के द्वारा। तो इसमें अंबेडकर जी क्या कहते हैं कि अंबेडकर जी ये कहते हैं कि हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजन है, कुछ ऐसे उपबंध है जो किसको शक्तिशाली बना रहे हैं? केंद्र सरकार को ज्यादा पावर दिया जा रहा है। ठीक है। फिर भी ये कहता है कि हमारा संविधान जो है वो एक परिसंघात्मक संविधान है। यानी हमारे देश में फेडरलिज्म है ना, संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली में कई प्रकार की सरकारें हो सकती है, शक्ति का प्रॉपर बंटवारा होता है। अब देखो केंद्र को जरूर पावर दिया गया अपने संविधान में, फिर भी
फिर भी हमारा जो संविधान है वो ये परिसंघात्मक संविधान है। कौन कह रहा है? भीमराव अंबेडकर। तो एक स्टेटमेंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने। अगला जो प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसने बेनेगल नरसिंह राव यानी बी.एन. राव को भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया? भारत की संविधान सभा ने, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष ने, भारत के गवर्नर जनरल ने, अध्यक्ष प्रारूप समिति ने, तो देखिए संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था, कुछ पदाधिकारियों से संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे देखिए जो संविधान सभा थी, संविधान सभा, तो इसमें संविधान सभा के अंदर एक तो अध्यक्ष था, अध्यक्ष यानी इसे हम सभापति भी कह सकते हैं। अब एक तो अस्थायी अध्यक्ष था और एक स्थायी अध्यक्ष था। अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा देखिए संविधान सभा में एक उपाध्यक्ष था, उपाध्यक्ष या आप इसे उपसभापति भी कह सकते हैं। और ये भी दो टाइप के थे। पहली बैठक जो हुई 9 दिसंबर 1946 को, उसमें अस्थायी अध्यक्ष था और अस्थायी उपाध्यक्ष था। और वो कौन था? फ्रैंक जे एंथनी। कौन था? फ्रैंक जे एंथनी। और अगर हम बात करें कि स्थायी जो उपाध्यक्ष थे वो दो थे। स्थायी उपाध्यक्ष कितने थे? दो थे, जिसमें पहला तो एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, और ये निर्वाचित हुए थे। और ये जो पहले थे फ्रैंक जे एंथनी, ये मनोनीत हुए थे। तो आपसे ये प्रश्न भी आ सकता है, अभी प्रश्न क्या बनेंगे उस पर डिस्कस करेंगे अपने। और एक थे वी.टी. कृष्णामाचारी। इसके अलावा पदाधिकारियों की बात करें हम तो संविधान सभा का सचिव पूछ सकते हैं, जो कौन थे? एच.वी.आर. अयंगर। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार पूछ सकते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो थे ये बी.एन. राव थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। और जो बी.एन. राव है, देखिए बी.एन. राव जो है, इसके बारे में हम बात करें तो ये संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे। और इसकी जो नियुक्ति है इनकी, वो गवर्नर जनरल के द्वारा की गई। किसके द्वारा? गवर्नर जनरल, या आप इसे क्या कह सकते हैं? वाइसराय भी कह सकते हैं। और उस समय जो वाइसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड वेवेल। वाइसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल के द्वारा बी.एन. राव की नियुक्ति की गई। और बी.एन. राव जो थे, इसने पहला संविधान का प्रारूप तैयार किया था। ये बात हम आगे करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपको पता चल गया होगा। सही आंसर क्या रहना है? भारत के गवर्नर जनरल ने। गवर्नर जनरल की जगह ऑप्शन में क्या लिखा आ सकता है? वाइसराय शब्द भी आ सकता है। पहले इसे गवर्नर जनरल कहते थे, परंतु 1858 ईस्वी का जो अधिनियम पारित हुआ था, 1858 ईस्वी का अधिनियम पारित हुआ था, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की जगह कौन से शब्द को प्रयोग किया जाने लगा? वाइसराय शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। और प्रथम जो वाइसराय ब्रिटिश भारत का प्रथम वाइसराय वो लॉर्ड कैनिंग था। पहला वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और अगर हम बात करें कि भाई अंतिम वाइसराय कौन था, अंतिम जो वाइसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन।
लॉर्ड माउंटबेटन, ये ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे। और जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत को आजादी कौन सी योजना के द्वारा मिली? माउंटबेटन योजना के द्वारा। आगे चलकर ये भी आपको काम आएगा कि माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत की थी, और माउंटबेटन योजना जो है वो कब पेश की गई थी? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर भारत पाक का विभाजन हुआ, भारत को स्वतंत्रता मिली। ठीक है, और ये लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे। इसके बाद में, या स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय थे। स्वतंत्रता के बाद भी 2 वायसराय भारत में और बने थे, एक तो सी राजगोपालाचारी और एक माउंटबेटन। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपको मिल गया होगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना वो देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए उद्घाटन सत्र का मतलब है, आपको पता है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, वो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। ठीक है, ये कह रहा है उद्घाटन सत्र। आपको पता है कि संविधान सभा के कुल सत्र कितने हुए थे? कुल जो सत्र हुए थे वो टोटल 12 सत्र हुए। संविधान सभा के टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। सत्र, अधिवेशन या सेशन, देखो एक होता है सत्र और एक होती है बैठक। तो आपको पता है सत्र में बैठकें होती है। तो टोटल संविधान सभा के जो सत्र हुए थे वो कुल कितने सत्र हुए थे? टोटल 12 सत्र हुए थे। ठीक है, 12 सत्र हुए थे, और अंतिम सत्र जो है ना वो 1 दिन का था। अगर आपसे पूछे कि कुल बैठक कितनी हुई, तो 166 बैठक हुई संविधान सभा की। ठीक है, संविधान पर विचार, एक ये भी आता है कि संविधान पर विचार कितने दिन हुआ? संविधान पर जो विचार हुआ था, संविधान पर विचार, देखिए संविधान पर विचार 114 दिन। ये सारे आंकड़े पेपर में पूछ लेते हैं। एक ये भी पूछ लेते हैं, प्रारूप समिति जो थी, ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, प्रारूप समिति की जो बैठक हुई थी वो 141। ये कुछ आंकड़े आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहली बैठक जो थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और जो प्रथम सत्र की शुरुआत हुई थी, पहला सत्र जो है वो 9 दिसंबर से शुरू हुआ। ठीक है ना, पहली बैठक हुई तो वहीं से सत्र शुरू हुआ। सत्र में बैठकें होती है 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 को पहला सत्र रहा था। तो ये कह रहा है उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है बात ये कब कह रहा है, सत्र कहां से स्टार्ट हो रहा है? 9 दिसंबर से। तो 9 दिसंबर को पहली बैठक हो रही है, और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में देखो, एक तो ये उद्घाटनकर्ता अध्यक्ष, आपसे ये पूछ ले उद्घाटनकर्ता अध्यक्ष पूछे तो यही है। आपसे पूछ ले अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो यही है। आपसे पूछ ले कि संविधान सभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था, प्रोटेम स्पीकर भी यही है, अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर मतलब। और आपसे पूछ सकता है कि संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष कौन था। अंतरिम का मतलब अस्थायी होता है, तो भी यही था। तो देखिए कई नाम है, ज्यादातर ये पूछते हैं कि भाई अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो यही था। अन्य नाम भी अन्य प्रश्न भी आ सकते हैं, उद्घाटनकर्ता अध्यक्ष, अंतरिम अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर है, तो इन सब का आंसर ये रहेगा। अच्छा, एक प्रश्न ये भी आ सकता है, प्रथम अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का प्रथम जो अध्यक्ष था वो कौन था? संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ये आप कमेंट में बताएंगे मुझे। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। तो ये संविधान सभा में सदस्यों के बारे में बात कर रहा है। तो संविधान सभा के अंदर देखिए, सबसे पहले
एक तो दे रखा है बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सोमनाथ लाहिड़ी। तो इसमें से कौन दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है और मुझे पता है इस प्रश्न में आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? जगजीवन राम। ये बिहार से संविधान सभा के सदस्य थे और अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ से ये सदस्य थे। किसके मेंबर थे? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के। अम्बेडकर जो थे ये संविधान सभा में सदस्य कहां से थे? देखिए, अम्बेडकर प्रारंभ में यानी शुरुआत में ये सदस्य बने थे बंगाल से। कहां से बने? बंगाल के अंदर क्षेत्र था जयसुर कुलना एक जगह है बंगाल के अंदर, वहां से ये संविधान सभा के मेंबर थे। और बाद में ये जो क्षेत्र था जयसुर कुलना, ये क्षेत्र चला गया पूर्वी पाकिस्तान में, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? अपने बांग्लादेश कहते हैं। इसलिए ये सीट खाली करनी पड़ी और बाद में इसे पुन्ना सीट से अंबेडकर को वापस संविधान सभा का मेंबर बनाया गया। पुन्ना सीट जो है ये किसने रिक्त की थी? एम आर जेकर जो थे ये पहले से ऑलरेडी पुन्ना यानी बंबई, ऑप्शन में ज्यादातर बंगाल बंबई ऐसे ही आता है। तो एम आर जेकर पुन्ना सीट से संविधान सभा के मेंबर थे। एम आर जेकर ने सीट वहां से खाली की और अंबेडकर को सदस्य बनाया गया। तो भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य कहां से थे? तो इसमें दो अपने उत्तर हो गए, बंगाल और बंबई। अगर चार ऑप्शन दे दिए जाए आपको, बंगाल, बंबई, बिहार, संयुक्त प्रांत, तो आप इसमें बंबई करना है। बंबई ना हो, चार ऑप्शन बंगाल हो तो बंगाल कर सकते हो। बंगाल बंबई दोनों ऑप्शन में है, ऐसा ऑप्शन आ जाए कि दोनों, तो आप दोनों कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है ना। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहने वाला? अपने जगजीवन राम। आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए, संविधान सभा के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। तो प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र की संज्ञा किसने दी है? तो आप इसका आंसर दीजिएगा। लॉर्ड विस्काउट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था। क्या कहा था? हिंदुओं का निकाय। ये किसने कहा था? लॉर्ड विस्काउट ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है। संविधान सभा जो है ना, एक दलीय निकाय है। एक दलीय निकाय है। फिर कह रहा है संविधान सभा ही कांग्रेस है। संविधान सभा ही क्या है? कांग्रेस है। और कांग्रेस ही भारत है। ये स्टेटमेंट कौन कह रहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन। कांग्रेस ही भारत है, ये इनका स्टेटमेंट है। इसके अलावा हम बात करें, विंस्टन चर्चिल ने कहा संविधान सभा जो है वो बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। बड़े समुदाय का क्या करती है? प्रतिनिधित्व। बड़े समुदाय का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड विस्काउट ने हिंदुओं का निकाय का। और जवाहरलाल, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दी थी कि राष्ट्र को चलाने वाली एक संस्था है। तो आप देखिए, जवाहरलाल हम याद करने के लिए कह रहे हैं। ये आप जय को चय पढ़ सकते हो ना, जवाहरलाल, जय में आपको चय दिखाई देना चाहिए। जवाहरलाल चलायमान। लॉर्ड विस्काउट ने क्या कहा? हिंदुओं का निकाय। तो आप ऐसे याद करो कि जो विस्काउट यानी स्काउट में कौन जाएंगे? हिंदू। वैसे कोई भी जा सकता है, पर हम याद करने के लिए स्काउट में हिंदू। जवाहर, जय में चय, चलायमान। स्काउट में कौन जाएगा? हिंदू। विंस्टन चर्चिल ने कहा है बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है।
ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो आपको पता है चर्चा में कौन रहता है? बड़ा समुदाय। बड़ा समुदाय चर्चा में रहता है। इतना देखो, आप जीके याद करो, कोई परिभाषा है, कोई भी क्वेश्चन है, स्थान, व्यक्ति, तो उसका नाम बिगाड़े आप, आसानी से याद रह सकता है इस ट्रिक के माध्यम से। तो चर्चा में कौन रहता है? बड़ा समुदाय। स्काउट स्काउट में कौन जाएगा? हिंदू। ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेन मतलब ग्रीन, और ग्रीन सलाद जो होता है वो सबके लिए फायदेमंद होता है। ग्रीन सलाद सबके लिए फायदेमंद होता है ना। तो ये क्या कह रहा है ये? कांग्रेस, एक दलीय देश का एक दलीय निकाय संविधान सभा ही कांग्रेस है। संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है। तो सब कुछ क्या कह रहा है? ये कांग्रेस है। तो कांग्रेस एक ग्रीन सलाद की तरह है। कांग्रेस जो है वो एक ग्रीन सलाद की तरह है, सब कुछ कांग्रेस है, बस ऐसे याद करो आप। तो ये स्टेटमेंट पेपर में अनेक बार पूछे जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना होगा। चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, प्रश्न ये है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो ये पूछ रहा है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। आपको पता है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? देखिए, सबसे पहले तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक जो है, इसको अपन अगले पेज पे, मैं देखो कुछ डेट है जो आपको याद रखना है। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की एक, इसमें आपको याद रखना है कुछ डेट जो आपको याद रखना है। देखिए, एक तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, देखो मैं आगे डेट लिख रहा हूं, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, पहली बैठक। 9 के बाद 11 दिसंबर याद रखना आपको, तीसरी बैठक है ये। 11 दिसंबर 1946 को कौन सी बैठक हुई थी? तीसरी बैठक हुई। कई बार विद्यार्थी इसको दूसरी बैठक मानते हैं, तो दूसरी बैठक 10 तारीख को हुई थी। और इस तीसरी बैठक में क्या हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 9 के बाद 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर जो है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव जो है उसको क्या किया था? पेश किया था। इसके बाद में आपको याद रखना है 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव जो है, उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया? पारित किया गया। इसके बाद में डेट याद रखना आपको, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है, इसे क्या किया गया था? अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मा अर्पित किया गया था। किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? संविधान सभा द्वारा। अंगीकृत किसने किया था? संविधान सभा ने। याद रखिए, अंगीकृत का निर्माण या स्वीकार। अधिनियमित भी किसने किया? संविधान सभा ने। आत्मा अर्पित किसके द्वारा किया गया? जनता के द्वारा। ये बातें ध्यान रखना है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से क्या हुआ था? लागू हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तो देखिए 26 नवंबर 1949 जो है
इस दिन संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। भारत का जो संविधान है, संविधान जो है वो अगर आपसे पूछ ले कि आंशिक रूप से जो लागू हुआ था वो कब हुआ था, तो इस दिन हुआ। तो देखिए ये कुछ डेट है जो अलग अलग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको यहां से निश्चित रूप से एक प्रश्न देखने को मिलेगा जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहने वाला है वो आप समझ गए होंगे। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और इसी दिन हमने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंतिम रूप से स्वीकार किया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अगर पूछ ले कि भाई अंतिम रूप से जो स्वीकार किया था वो कब किया था, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, एक आता है देखिए 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज अंतिम रूप से स्वीकार किया हमने। राष्ट्र ध्वज जो है इसको हमने अंतिम रूप से स्वीकार किया। अंतिम रूप से हमने क्या किया था, अंतिम रूप से स्वीकार किया। झंडा दिवस कब मनाते हैं, 22 जुलाई को। एक आता है 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को जो राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्रीय पंचांग को अंतिम रूप से स्वीकार किया। राष्ट्रीय पंचांग को अंतिम रूप से स्वीकार किया हमने। अंतिम रूप से क्या किया था, राष्ट्रीय पंचांग को हमने अंतिम रूप से क्या किया था, स्वीकार किया था। एक आता है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक का सारनाथ स्तंभ, राष्ट्रीय चिन्ह को हमने अंतिम रूप से स्वीकार किया था। तो ये जो डेट मैंने लिखी है इस स्लाइड के ऊपर 22 जुलाई, 22 मार्च, 26 जनवरी 1950 और कुछ जो ये डेट भी हमने लिखा है, ये सारी डेट जो है इसके बारे में आप सब लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए ये हमारी पहली क्लास थी और इस क्लास का जो उद्देश्य है वो मेरा ये है कि मैं आपको पूरे भारत के संविधान का अध्ययन करवाऊं इन प्रश्नों के माध्यम से। मेन हमारा जो मोटिव रहेगा वो दोनों बात एक साथ लेके चलेंगे। हम साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे और फिर उसकी व्याख्यात्मक अध्ययन भी करेंगे। तो आपका एक तो साथ साथ में जो है वो भारत का संविधान जो है उसकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। आप रजिस्टर अपने पास रखकर अच्छे से इनके नोट्स बनाइए और साथ साथ में आपके प्रश्न भी क्लियर हो जाएंगे। सबसे जरूरी यही रहता है, लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं पर ये अभ्यास नहीं करते वो कि भाई प्रश्न कैसे आते हैं, तो प्रश्न की भाषा समझ में नहीं आती, पेपर में गलतियां हो जाती है। तो अपने दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, थ्योरी और प्रश्न। ठीक है, हाँ यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों की ये शिकायत रह सकती है कि सर प्रैक्टिस में प्रश्न तो हमने 4-5 किए, 6 किए, टाइम ज्यादा लग गया। तो इस क्लास का उद्देश्य ना वो दोनों चीजें हैं। तो जो लोग जिनको संविधान जिन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, जिनको आता है, अगर केवल उनको प्रैक्टिस चाहिए तो उसके लिए भी आप इंतजार कीजिएगा। जब भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होगा किसी भी प्रकार की, तो उस परीक्षा से पहले है ना लगातार 8-10 दिन हम वो सिर्फ और सिर्फ उसमें क्वेश्चन आंसर, सिर्फ क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए आप अपना आंसर दीजिएगा। तो वो सुविधा भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। और अब जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं ये सारे वो प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों के माध्यम से हम थ्योरी पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा जो मोटिवेशन है वो आप ही हो, पुनर्बलन हमें आपसे मिलेगा। अगर क्लास को आप ढंग से देखोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, क्लास कैसी लगी, किस प्रकार से और हम नवाचार कर सकते हैं, है ना, इससे हमें आत्मबल मिलता है और मोटिवेट होते हैं हम। और फिर इस भाग दौड़ बड़ी लाइफ में, बिजी शेड्यूल के अंदर भी हमारे में ये जज्बा और जोश जुनून रहेगा कि हमें क्लास लेके आनी है। ठीक है, तो आपसे ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी आपके टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो अपने स्टेटस पे लगाएं, है ना, और अपने फेसबुक पे शेयर करें। तो सब जगह इस क्लास को शेयर करें और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये काम जरूर करोगे
और मैं मेरी तरफ से 100% ये मान के चलिए, मैंने नाम ऐसे लिखा है संविधान महाकुंभ। तो ये बहुत बड़ा महाकुंभ है, इसमें जो भी अपनी आहुति देगा, जो भी यहाँ आएगा, जो भी स्नान करेगा इस महाकुंभ में, उसका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित। मैं एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने दूंगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।